दोस्तों बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि एनडीए के द्वारा प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनको अपना लीडर यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वीकेंड के ऊपर ही, यानी कि मे बी 8 जून या 9 जून को ही हो सकता है कि यहाँ पे तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले लें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। डेट है आज की 6 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रिगार्डिंग। दोस्तों कल जैसे 5 जून थी, तो हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर ये हम 5 जून को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 11 जुलाई, 20 जुलाई, 5 अगस्त क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? इसका एक कारण है। दरअसल में हुआ क्या था ना, 1972 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया था। क्यों? क्योंकि तब उस समय स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और ये एक मेजर स्टेप था जहां हमने कोशिश करी थी कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसी दिन को मार्क करते हुए यहाँ पर हम हर साल 5 जून के दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज जाननी है कि इस बार की थीम क्या थी। दैट इज लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस इस बार की थीम थी। अब ये जो पर्टिकुलर हर साल 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका फोकस ये रहता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हम जनरेट कर पाएं कि ताकि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस को हमने यूज करना है। बाकी 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ, मतलब 72 में तो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, 1973 में ये स्टार्ट हुआ पहली बार ओनली वन अर्थ के थीम के साथ। अब हर साल एक कंट्री क्या करती है, यहाँ पे लीड लेती है। किस कॉन्टेक्स्ट में लीड? कि यहाँ पर ना जो भी आके अलग अलग इवेंट होंगे या अवेयरनेस के लिए जो एक मेजर कंट्री काम करेगी, उसी को बोलते हैं हम हर साल होस्ट नेशन। तो 2024 के लिए जो आपका होस्ट नेशन है वो सऊदी अरेबिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, बेसिक चीजें आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 के बारे में पता होनी चाहिए थी। दोस्तों नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रेस्टन कर्व के रिगार्डिंग। देखो इकोनॉमी के अंदर आप बहुत सारी अलग अलग कर्व्स पढ़ते हो, फिलिप्स कर्व पढ़ते हो, ठीक है ना, लॉरेंस कर्व पढ़ते हो। उसी तरह से हमें कर्व के बारे में जानना चाहिए जिसका नाम है प्रेस्टन कर्व। अब ये जो प्रेस्टन कर्व है ना, ये दो चीजों में रिलेशनशिप दिखाती है। कौन सी दो चीजें? एक है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दूसरी तरफ आ गया आपका पर कैपिटा इनकम। राइट, पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन, ठीक है ना। बेसिकली पर पर्सन इनकम क्या है एंड उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये यहाँ पे इसका एम्पिरिकल डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देखो जैसे आपके दिमाग में भी होगा कि सर जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ेगी उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हम जैसे मान लो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएंगे, उससे पता क्या होगा, लोगों के पास अच्छा न्यूट्रिशन होगा, अच्छा हेल्थ केयर होगा, अच्छा एजुकेशन होगा। तो उससे क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए, और इसी का नाम क्या है, प्रेस्टन कर्व है। ठीक है, तो यही प्रेस्टन कर्व जो हमें आजकल न्यूज में देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर सैमुअल एच प्रेस्टन जी के द्वारा प्रपोज किया गया था कि कैसे आपका मोर्टेलिटी हो गया एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसी को प्रेस्टन कर्व हम बताते हैं। पर हालांकि ये तो कर्व है, पर यहाँ पर ना कुछ लोग इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं। आप बोलेंगे सर क्रिटिसाइज कैसे करते हैं? देखो जब भी आप बात करते हो ना, कुछ भी आप रिसर्च देते हो, उसमें आपने दो टर्म्स पक्का सुनी होंगी। एक चीज को बोलते हैं हम कोरिलेशन, एक होता है आपका कॉजेशन। क्या अर्थ है सर दोनों का, क्या अंतर है दोनों के अंदर? देखो जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बोलोगे कि सर आज मैंने लेट से पनीर खाया, ठीक है, एंड आज मैं खुश भी हूं। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अब हो सकता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हो। आपने आज पनीर खाया, आप आज खुश हो, ये कोरिलेशन हो सकता है इन दोनों के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि पनीर खाने की वजह से आप खुश हो। अगर खाने की वजह से खुश हो तो उसको हम कॉजेशन बोलेंगे। अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं भी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले की वजह से दूसरी चीज हो रही है, तो हम उसको कोरिलेशन कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। बट क्या इसी की वजह से हो रहा है, हमें नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनके द्वारा ये बोला गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे और डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं। तो ये कॉजेशन तो नहीं है, ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स का कहना है। दूसरी बात ऐसा भी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर क्या अंतर हो, क्या फर्क, क्या इफेक्ट आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आपका जो असर हो वो दरअसल में पर कैपिटा इनकम के ऊपर आ रहा हो। ऐसा हो रहा हो कि आपकी लाइफ बढ़ रही है, आप लंबे समय तक जी रहे हो,
उस वजह से ज्यादा कमा रहे हो, राइट? तो काफी सारे रिसर्चर्स यहाँ पर प्रेस्टन कर्व को काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो दो कुछ प्रॉब्लम्स इसमें मेजर देखने को मिल जाती है। एक तो कॉजेशन नहीं है, दूसरी चीज आपकी रिवर्स कॉजेलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी प्रेस्टन का तो फिर यही कहना था कि जो अमीर देशों में लोग रहते हैं ना, उनकी जनरली हम क्या देखते हैं, लॉन्गर लाइफ स्पैन देखते हैं। इसी का नाम है प्रेस्टन कर्व, राइट? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एफएसएसएआई अपेडा डेवलप यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। देखो आपके सामने ना आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर के अंदर आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर आपको दो लोगोस देखने को मिल रहे हैं। एक है पीजीएस इंडिया ग्रीन सेफ फूड और दूसरा है आपका ऑर्गेनिक वाला। ये दोनों थे क्या, अलग अलग लोगो। अब यहाँ पर एक यूनिफाइड लोगो बना दिया गया है, जिसका आप नोटिस कर पाओगे ऑर्गेनिक एंड जैविक भारती लोगो। पहले क्या था, पहले आपके अलग अलग लोगोस आपको देखने को मिल जाते थे। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर ये ऑर्गेनिक क्या होता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इसके बेसिस के ऊपर ना हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करके हैं नॉन ऑर्गेनिक वन से। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे ना, तो सरकार की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स या सिस्टम चलते हैं विद रिगार्ड्स टू आपके ऑर्गेनिक। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पर हमें पीजीएस देखने को मिलता है। पीजीएस क्या होता है सर? इट इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। क्या है यहाँ पे? देखो, ऑर्गेनिक किसी ने बोल दिया, ऐसे किसी के कहने के ऊपर थोड़ी हो जाएगा। इस ऑर्गेनिक को कोई सर्टिफाई करेगा। जनरली पता क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी सर्टिफाई करती है। पर जब मैं बात करता हूं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम की, यहां पर कोई भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं होता। आप बोलोगे सर कोई थर्ड पार्टी नहीं कर रही, फिर कौन सर्टिफाई कर रहा है ऑर्गेनिक है या नहीं है? देखो, दरअसल में जो पीजीएस स्कीम है, ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब एक फार्मर की मान लो एक कम्युनिटी है, काफी सारे फार्मर्स हैं, तो पता क्या करेंगे, वो मिलकर एक तरह से एज अ ग्रुप की तरह वो सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ यार, ये वाली जो चीज है ना, ये यहाँ पे सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है, राइट? तो इंश्योर ये करना है तो कि देर इज नो प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। ये जो वर्ड यूज है ना यहाँ पे, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ये दरअसल में पार्टिसिपेटरी वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स को यहाँ पे डोनेट करता है, वो ग्रुप की तरह काम करते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। उसी तरह से हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एपिडा, एपिडा क्या है आपका, ये जो एपिडा की मैं बात कर रहा था, एपिडा आपका बनता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये दरअसल में ना एक्सपोर्ट के साथ डील करती है। एंड आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि ये आपकी कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है आपका एपिडा। तो दरअसल में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री यहाँ पे फोकस करती है कि कैसे इसकी यहाँ पे सर्टिफिकेशन की जाए। काम दोनों का सिमिलर चीजें ही हैं, सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग ही है, बस फर्क ये है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वेयर एज नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर आपका थर्ड पार्टी आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनका हमें एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। आप यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देख पा रहे होंगे। देखो, यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात की जाती है एंड उसी में आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हमारे पास मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन भी देखने को मिलता है। एंड लास्टली परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है यूरोपियन पार्लियामेंट की इलेक्शंस के बारे में। देखो, भारत में चुनाव तो हो गए, अब चुनाव होंगे किस चीज के लिए, यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए। एंड आपको ये जान के इंपॉर्टेंट फील होगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट ना यूरोपियन यूनियन की एकमात्र इलेक्टेड बॉडी है एंड यहाँ पर आम लोग वोट करेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है लगभग 37 करोड़ लोग यहाँ पे अक्रॉस द 27 मेंबर स्टेट्स वो यहाँ पे वोट करने जा रहे हैं आज से लेके अगले 4 दिनों के लिए। अब ये लोग मिलके चूज करेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट को। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट का काम पता क्या होता है, आपकी जो भी यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग, सॉरी यूरोपियन यूनियन के अंदर अलग अलग आपकी मेंबर स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, उनके साथ मिलकर डिस्कस करना कि क्या यूरोपियन यूनियन के लॉस को लाया जा सकता है। देखो ध्यान से समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे लॉज लेकर आएंगे एंड वो लॉज फिर सामने वाली कंट्री को मानने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये अपना बजट वगैरह बिल्कुल करते हैं, बट ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर नेगोशिएट करते हैं कि कैसे उस चीज को हम कर पाए। ठीक है, तो आपका बजट वगैरह हो गया यूरोपियन यूनियन का, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर हो गया, वो सारा काम यूरोपियन पार्लियामेंट का ही रहता है। कई बार सोचना होता है कि ब्लॉक को बड़ा करना है, तो वो सारी चीजें यूरोपियन पार्लियामेंट ही उस चीज को करता है। बाकी ईयू बजट अप्रूव करता है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ आप ये समझिए कि जो यूरोपियन यूनियन के कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं,
उनको अप्रूव करना या उनको रिजेक्ट करना उनके अपॉइंटमेंट को, वो काम इन्हीं का रहता है। दरअसल में आपके जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं 5 साल के लिए, पर जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं यूरोपियन कमीशन के उनको 2.5 साल के लिए चुना जाता है, यानी कि एक बार 2.5 साल वो कंप्लीट करेंगे, फिर अगले वाले का चुनाव हो सकता है अगले 2.5 साल के लिए। तो एक यूरोपियन पार्लियामेंट 2 प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे इलेक्ट कर सकती है। इसके साथ में अगर हम बात करें, एक चीज आपको इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगी कि अलग अलग कंट्रीज की ना अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट होती है। कुछ कंट्रीज में 18 साल से ऊपर वाले लोग वोट कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज में आपकी शादी हुई होनी चाहिए, एज कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ केसेस में 17 साल वाले भी हैं, कुछ केसेस में 16 साल वाले भी हैं। यानी कि काफी यहाँ पे डिफरेंसेस आपको इन कंट्रीज में वोटिंग के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। लोग अब्रॉड से भी वोटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी। तो ये थोड़ा सा ना जब इस तरह से चुनाव न्यूज में रहते हैं तो कई बार ना यूपीएससी ऐसे इंडिया और बाकी कंट्रीज में क्या अंतर है उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मेंस में क्वेश्चन आया था इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में ही था, तो ये चीजें भी हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो चीज ये होती है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स यूरोपियन यूनियन के सिटीजन ही होने चाहिए एंड वोटर्स उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोटा के रिगार्डिंग, ठीक है ना। नन ऑफ द अबव के बारे में आप जानते होंगे, जब आप लोग वोट डालने गए होंगे अभी अपने रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, तो आपने नोटा को भी देखा होगा, सबसे एंड में आपको नोटा इस तरह से देखने को मिल जाता है। अब देखो इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा हमें नोटा वोट्स इस बार देखने को मिले हैं, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे पहले भी डिस्कस किया था बट वी मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। देखो नोटा हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर बात करी जाती है कि अब से ईवीएम्स के अंदर नोटा भी होगा। क्यों? क्योंकि ताकि जो आपके वोटर्स है ना उनकी राइट टू सीक्रेसी को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाए। तो 2013 के अंदर ही आपके कुछ स्टेट्स थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली के इलेक्शंस में यहाँ पे नोटा का इस्तेमाल करना शुरू हो चुका था। अब इसका फोकस थोड़ा यही रहता है कि इनडायरेक्टली ना जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ऐसे लोगों को खड़ा मत करे जिनके ऊपर बहुत दाग लगे हों या फिर बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हों। ये सब चीजों से रोकने के लिए किया जाता है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ना उसके अंतर्गत ही यहाँ पे नोटा को लाया गया। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के द्वारा काफी एफर्ट्स यहाँ पे करे गए। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि आपके जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है ना वो कहीं ना कहीं सीक्रेसी ऑफ वोटर्स को यहाँ पे वायलेट करते हैं। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि वोटर की सीक्रेसी एक काफी एसेंशियल फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। एंड अकॉर्डिंगली ये भी बोला गया कि यहाँ पे आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसके सेक्शन 79D भी ये बोलता है कि एक इंसान के पास वोट करने का अधिकार है एंड उससे ना वोट करने का भी या अपनी सीक्रेसी मेंटेन करने का भी प्रॉपर यहाँ पे अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यूडीएचआर के अंदर भी ये सब चीजें डेफिनेटली मेंशन्ड है। पर एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि नोटा का कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस देखने को नहीं मिलता। अगर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स भी अगर नोटा को मिल जाते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा, जो उसके बाद वाला बंदा था वो जीत जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज भी इसी वजह से नोटा को अक्सर किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो नोटा ऑप्शन है ना ये राज्यसभा चुनावों के अंदर वर्क नहीं करता, ऐसा यहाँ पर शैलेश मनुभाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस के अंदर बोला गया था। तो काफी सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे सुझाव देते हैं कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक ये अक्सर बोला जाता है, अभी इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी चल रही है कि अगर मान लीजिए नोटा को सबसे मैक्सिमम मिले वोट्स तो उस इलेक्शन को ही नल एंड वाइड कर दो। ध्यान रखना ये रिफॉर्म्स बोले जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा अभी नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए। तो उसके कुछ सजेशंस है। एक सजेशन ये बोला जाता है कि यहाँ पर अगर मान लो ऐसा होता है तो वहां पर दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाएं नए कैंडिडेट्स के साथ, पुराने वाले कैंडिडेट्स दोबारा खड़े ना हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर मान लीजिए इसके रिगार्डिंग यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़, यहाँ पर नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अगर मान लो नोटा के वोट ज्यादा बढ़ गए उस केस के अंदर फ्लैक्स इलेक्शंस करवाए जाते हैं कुछ केसेस के अंदर, तो इसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इंश्योर किया जाना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको नोटा से कम वोट मिले हैं फिर उसको अगले 5 साल तक के लिए खड़े नहीं होना देना चाहिए। ये सारे कुछ अलग अलग लोग रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। अगला हमारा दोस्तों टॉपिक है आरबीआई एनपीसीआई टू एक्सपेंड यूपीआई इन 20 कंट्रीज बाय फाइनेंशियल ईयर 2028-29। आरबीआई की रिसेंटली एनुअल रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने बात किया है कि एक पार्टनरशिप हुई है बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ताकि जो यूपीआई है वो 20 कंट्रीज तक एक्सपेंड किया जा पाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब कंट्रीज के आप नाम आप देख पाओगे। दरअसल में यूपीआई आपका 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीसीआई के द्वारा।
आजकल तो आप लोग भी जो हर पेमेंट करते हो वो कहीं ना कहीं आपकी यूपीआई के साथ लिंक्ड रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे एंड गवर्नमेंट की खुद की जो ऑफरिंग है भीम, वहां पर भी आपका यूपीआई का ही इस्तेमाल होता है। यूपीआई बेसिकली ना एक प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पे काम करता है, जहां पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट या कंसोलिडेट कर दिया जाता है। तो डिफरेंट आपके फीचर्स है वो सारे यहाँ पे कंबाइन होते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, आपको पता होने चाहिए थे। आज के समय बहुत कंट्रीज इसको यूज भी करती हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको सी ऑफ गलीली के बारे में पूछा था, बहुत बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब भी दिया है। दरअसल में अगर हम बात करें ना इसराइल की, तो यहाँ पर आपको सी ऑफ गलीली देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लेक टिबिरास के नाम से भी जानते होंगे। तो ये नदन इसराइल के अंदर है। इट कम्स बिटवीन द जो गोलन हाइट्स है जिनको इसराइल के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, एंड यहाँ पर आपको जॉर्डन रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल में जो जॉर्डन रिवर है ना, यही इस लेक के अंदर जाके फ्लो करती है एंड एग्जिट करती हुई डेड सी में चली जाती है, राइट। एंड ये न्यूज में इसलिए आता है क्योंकि कई बार ना दिस इज ऑल्सो नोन एज कि ये एक्चुअली लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। कई लोग सेकंड लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको सी ऑफ गलीली की लोकेशन के बारे में पता होने चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं देखो बात करूं, आज का आपका होमवर्क रहेगा लेक मलावी के बारे में। इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स का ये रहेगा। इनमें ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, तो इनमें से आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर मैं डिस्कस करूं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, फिनोम इंडिया के बारे में। नॉर्मैंडी की बात करें तो आपका रशिया के अंदर नहीं, आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा, तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखो आज के आपका 2 होमवर्क रहेंगे। एक तो आप बताओगे कि इनमें से कौन सी कंट्री का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम खुद का है, ये आंसर तो बताओगे ही। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज जिनके पास खुद का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, वो भी आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा कार्बन फाइबर्स के रिगार्डिंग, तो ये आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, देखो एक मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल का, जिसकी वजह से प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड को राइज मिला है। अब देखो किसी एक स्टूडेंट ने मुझे एक बात बताई कि देखो जब ना वो पेपर लिख रहे थे पिछले साल, तो उन्होंने यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने की कोशिश करी, तो यहाँ पर कच्छ भूमि उन्होंने पढ़ा, तो थोड़ा सा उनको एक आइडिया लग गया कि यार कच्छ भूमि इन्होंने खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कच्छ के रण की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी अगर आपको जानकारी हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बट कई बार मेरे कहने का अर्थ ये है कि कई बार अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप उसका हिंदी आप उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख पाओगे, एंड उस केस में आपको शायद आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा आसान हो सकता है। दूसरा आपका होमवर्क था और इसके रिगार्डिंग नेशनल हैंडलूम डे के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर दरअसल में दोनों दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, एंड वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, आपकी स्वदेशी मूवमेंट इस दिन को लॉन्च हुई थी। तो मैंने जब बोला ना इसलिए, इसलिए का मतलब होता है बिकॉज, तो जब आपने बिकॉज से देखा कि हाँ यार पहली और दूसरी लाइन कनेक्टेड हो गई है, तो डेफिनेटली इसका सही एक्सप्लेनेशन बन जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस विश्व जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।